नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी हिस्ट्री के तहत जो हमने अपना देखो पीछे एंशियंट हिस्ट्री हमारा पूरा कवर हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, क्योंकि हमने हिस्ट्री को अपने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांट रखा था। वो 3 भागों में बांट रखा था। एक तो हमारा एंशियंट था, दूसरा आपका मिडेवल था और तीसरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री था। ये मॉडर्न हिस्ट्री। उसके अब एंशियंट हिस्ट्री हमारा पूरा हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको पूरा कर लीजिए। 15 यूनिट हैं आपकी, वो पूरी की पूरी आपकी वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम मिडेवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, किस तरीके से मध्यकालीन भारत में मुस्लिम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है और कौन कौन से राज्य भारत में राज करते हैं। तो पहले हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है आखिर। क्योंकि जब तक हमें अपना टारगेट पता नहीं होगा, तो हम जब तक टारगेट तक हम पहुंचेंगे कैसे, जब रास्ता ही नहीं पता। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है ये जानना है, और उसके बाद में क्या नहीं पढ़ना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ पढ़ा जाना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। इसलिए आज हम पहले इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, कौन कौन से पाठ्यक्रम किस किस सल्तनत काल में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पाठ्यक्रम के बारे में। सिलेबस क्या है? सिलेबस कहता है कि सबसे पहले भारत पर किसका आक्रमण हुआ। देखो, पहले तो यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन में तो हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। तो हमारा यहाँ से जो मध्यकालीन भारत शुरू होगा वो होगा अरबों के आक्रमण से। कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने करा, तो सबसे पहले करा था हुणों ने, और हुणों के बाद करा था फिर अरबों ने। और अरबों के बाद कौन आ जाएगा आपका? उसके बाद तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ होगा। और ये दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश होंगे, ये सब कौन होंगे? दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश होंगे ये सब तुर्की ही होंगे। और उसके बाद भारत पर राज करेंगे मुगल। तो किस तरीके से? सबसे पहले हूण, उसके बाद में अरब। यदि हम एंशियंट हिस्ट्री को भी जोड़ दें तो हूण आएंगे, वरना तो यदि मध्यकालीन हिस्ट्री की बात करें तो अरब से शुरुआत कर देंगे। अरबों का आक्रमण होगा, फिर तुर्कों का आक्रमण होगा, और उसके बाद आक्रमण होगा मुगलों का। तुर्कों से मुगल सत्ता छीनेंगे और यही क्या करेंगे, कई सौ सालों तक भारत पर राज करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि 1526 से लेकर आप क्रांति तक ले सकते हैं, 1857 की क्रांति तक ये लगभग शासन करते ही रहेंगे यहाँ पर। तो देखो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, कौन महमूद गजनी कौन था, सुबुक्तगीन कौन था, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? अरबों के ही बारे में मिलेंगे। उसके बाद में आप तुर्कों के आक्रमण को देखेंगे, कैसे तुर्क आक्रमण करेंगे भारत पर। कि गोरी जो था, मोहम्मद गोरी क्या था? एक तुर्क था। और यही क्या करेगा, यही अपने साथ कई गुलाम लेकर आएगा, जिनमें एक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत में, जो हमारा दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलेगा, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो गुलाम वंश जो था, कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? जो गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता। 1206 से 1209 तक ईस्वी तक ये शासन करता है। और इसी बीच क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर क्या होगा, तो 1206 से इसके साथ साथ और भी शासक आएंगे। इसलिए कुतुबुद्दीन जो था संस्थापक जरूर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं था। वास्तविक संस्थापक होगा इसी का दामाद, इसी का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। इल्तुत ये था। और जिस समय इसकी मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, उस समय ये बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। तो उसके बाद में इल्तुतमिश संभालेगा, और यही क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बनेगा। देखो, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक शासन रहेगा दिल्ली सल्तनत में। लेकिन इसमें कुछ राजवंश आएंगे, जैसे गुलाम वंश। स्थापना कौन कर देगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक कौन होगा? इल्तुतमिश। उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होगी। खिलजी वंश चलेगा 1290 से 1320।
ये ध्यान रखना। देखो इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्रम आगे बढ़ेगा। गुलाम के बाद खिलजी आएंगे, खिलजी के बाद तुगलक आएंगे, तुगलक के बाद सैयद आएंगे, और सैयद के बाद लोधी वंश आएगा आपका। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसका शासन कब से कब तक रहा। तो गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। वहीं पर खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। और वहीं पर तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक। उसके बाद 1414 से 1451 तक के सैयद वंश रहेंगे, और 1451 से 1526 तक ये हो जाएगा आपका लोधी वंश। यहाँ से तो देखो ये भी पूछता है कि सबसे कम समय तक किस वंश के लोगों ने शासन किया था, या किस वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। आंसर मिलेगा आपको खिलजी वंश। और सबसे ज्यादा किस वंश के लोगों ने शासन किया था, या किस वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। तो ये मिलेगा आपको 1320 से 1414। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 100 साल, या फिर यदि आप 100 साल नहीं कहना चाहते तो आप इसे 94 साल कह सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी। 96 साल भी कह सकते हैं। 96 साल लगभग 96 साल तक इन्होंने शासन किया। तो सबसे लंबा शासनकाल जो रहेगा वो तुगलकों का रहेगा इसमें। तो क्रम भी आपको याद रखना है, सबसे कम शासन भी याद रखना है, और उसके साथ साथ आपको इनके बारे में कि किसने, किस वंश ने कहाँ तक शासन किया था, ये भी आपको क्रम भी यहाँ पर याद रखना है। क्योंकि सीधे सीधे सवाल बनते हैं यहाँ पर पीसीएस और आईएएस में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो गुलाम वंश हमारा दिल्ली सल्तनत इस तरह से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद में आएंगे मुगल। और मुगल जो शासन करेंगे वो 1526 से, देखो जो लोधी वंश का अंतिम शासक होगा, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इसी इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर पराजित कर देगा पानीपत के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होगा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526 ईस्वी। पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। ये पानीपत जगह मिलती है, हरियाणा। उस समय तो ये क्या था, एक मैदानी क्षेत्र था। क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए क्या चाहिए, मैदान चाहिए होते थे। तो यहाँ पर क्या था, अच्छी खासी इन्हें व्यवस्था मिल जाती थी युद्ध के लिए। अब देखो युद्ध किस तरह से होते थे, युद्ध पद्धति कैसी थी, वो हम पढ़ेंगे मैथ्स के लिए। यहाँ नहीं देखेंगे इसको। यहाँ तो हमारी केवल कैसे क्लास, हमारी प्री ओरिएंटेड क्लास रहेगी। तो मुगल वंश जो रहेगा वो 1526 से 1857 तक चलेगा। उसके बाद में बाबर, मुगल वंश की स्थापना कौन करेगा, बाबर। और बाबर जो रहेगा ये ज्यादा लंबा शासन नहीं जिएगा। ये भी 1526 से 1530 तक का ही शासन चलेगा। इसी बीच में क्या होगा, इसका समय जो होगा सारा का सारा किसमें निकल जाएगा, युद्धों में ही निकल जाएगा। कभी पानीपत का युद्ध करेंगे, कभी राणा सांगा से युद्ध होगा इनका, कभी चंदेरियों के साथ युद्ध होगा। तो इस तरीके से इसके युद्धों में ही सारा समय निकलेगा। उसके बाद में इसका पुत्र, इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं शासन करेगा। अब हुमायूं भी कब तक करेगा, देखो 2 बार शासन चलता है हुमायूं का, 1530 से 1540 तक। और उसके बाद में 1540 से उसके बाद में जो आपका ये 1540 तक चलेगा। उसके बाद में ये निर्वासित हो जाएगा, और फिर 1555 से 56 तक। अब आप ये सोचेंगे कि जी 1540 से 1555 के बीच का समय कहाँ गया। तो इसी बीच में एक अफगान तुर्क की एंट्री होगी, और वो था आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। और जब इसकी एंट्री हो जाएगी तो क्या होगा कि 2 युद्ध होंगे। एक तो चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध होगा 1539 में, और दूसरा होगा एक युद्ध होगा कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसी को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, और इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में क्या होगा, चौसा के युद्ध में हुमायूं हारेगा शेरशाह सूरी से। 1540 में कन्नौज के युद्ध में पूर्णतः हार जाएगा शेरशाह सूरी से। तो इसलिए क्या होगा, हुमायूं यहाँ से निर्वासित हो जाएगा, दिल्ली छोड़कर इसे भागने पर मजबूर हो जाएगा। और इसी बीच में 1540 से 1555 तक जो शेरशाह होगा, और जो शेरशाह के वंश के सुल्तान होंगे वो शासन करेंगे यहाँ पर। क्योंकि शेरशाह की भी मृत्यु हो जाएगी 1545 के आसपास जाकर, आलिंजर किले को जीतते समय। तो ये इसकी कंडीशन बनेगी। तो ये यहाँ पर 1540 से एक नई एंट्री मिलेगी देखने को, ये वाली शेरशाह सूरी की। ध्यान रखना ये मुगल का नहीं था, ये अफगान शासक था। और क्या कौन था, तुर्क था ये। तुर्क शासक की एंट्री होगी यहाँ पर। उसके बाद में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र ही कौन बनता है, अकबर फिर सत्ता संभालता है। और अकबर लंबा शासन करेगा, 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करेगा। अवयस्क था, वयस्क नहीं था। उसी दौरान क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो इसे क्या इसे बाद में सुल्तान बनाया जाता है यहाँ का। एक चीज और है, ध्यान रखना आप लोग, राजा की अवधारणा थी एंशियंट भारत में, प्राचीन भारत में राजा की अवधारणा थी। उसके बाद में जैसे ही दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा तो दिल्ली सल्तनत में कौन आएंगे, सुल्तान।
ये सभी लोग सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे ज्यादातर। और यदि आप मुगलों की बात करेंगे तो मुगलों में आ जाएंगे आपके बादशाह। तो इसका मतलब ये सब कैसे थे? बाबर भी एक बादशाह था। ये सब उपाधि कैसी थी इनकी बादशाह की? हुमायूं भी, अकबर भी। तो अकबर का जन्म जो होगा वो 1542 में हो चुका, राणा वीर साल के। तो अगला अगला शासक बनेगा अकबर। अकबर का लंबा शासन रहेगा तो इसमें बहुत सारे धार्मिक काम भी करेगा और बहुत सारे युद्ध भी लड़ेगा यहाँ पर इसी दौरान। तो ये युद्ध नीति भी अपनाएगा और मित्रता वाली नीति भी अपनाएगा, तो और हर तरीके से ये वैवाहिक संबंध वाली भी नीति अपनाएगा। किस तरीके से अपनाएगा वो हम टॉपिक वाइज देखेंगे। फिलहाल हम अभी एक समग्र रूप से सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं केवल और केवल। उसके बाद में अकबर के बाद में आएगा इसका पुत्र जहांगीर। इसके बचपन का नाम सलीम था। सलीम। तो जहांगीर के बाद में सलीम का नंबर आएगा। 1605 से 1627 ईस्वी तक, लगभग ये कह लीजिए कि 22 साल तक ये शासन करेगा। फिर जहांगीर के बाद में जहांगीर का पुत्र अब आएगा, शासक बनेगा शाहजहां। और शाहजहां ही 1627 से लेकर 1658 तक शासन करेगा। इसका वास्तविक नाम या बचपन का नाम जो था वो था खुर्रम। दक्षिण भारत की विजय के दौरान ही जब विजय करके आता है तो जहांगीर ही इसे उपाधि देता है, किसकी? शाहजहां की। शाहजहां संसार में के मतलब संसार में ऐसा कोई नहीं। और उसके बाद में शाहजहां का पुत्र होगा औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र तो देखो और भी थे, लेकिन अंतिम रूप से सबको हराकर औरंगजेब कहाँ बैठेगा? गद्दी हथियाएगा। और ये 1658 से 1607 ईस्वी तक शासन करेगा। इसका भी शासन काल क्या होगा? बहुत लंबा शासन काल चलेगा इसका। तो लगभग कितना चलेगा? ये भी अकबर के बराबर ही लगभग शासन करेगा। देखो, 1556 से 1605 ईस्वी तक कितने हो गए आपके भैया? हो गए आपके 44 और 49। तो लगभग ये 49 साल कौन शासन कर रहा है? अकबर। और यदि आप औरंगजेब को देखें तो कितना हो रहा है? वो ये आपका 9 और ये आपका 49, तो ये भी लगभग 49 साल तक ही शासन करेगा। तो ये हमारी होगी। अब देखो, इसके बाद में क्या होगा? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इसका पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मुगल साम्राज्य का। क्योंकि इसके बाद में एक कट्टर मुसलमान था। कट्टर मतलब जो कुरान में लिखा हुआ था उसी को फॉलो करना चाहता था, कुरान के अनुसार ये शासन करना चाहता था। इसलिए कट्टर मुसलमान की से संज्ञा दी गई। तो इसके बाद में क्या होगा? होने को तो देखो इसी के समय में विद्रोह होने प्रारंभ हो गए थे, लेकिन ये कट्टर था, इसी वजह से क्या था? विद्रोह को आराम से दबा देता था। लेकिन इसके बाद जो शासक आएंगे, मोहम्मद शाह, अलग 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 उत्तर मुगल कालीन जो शासक आएंगे, वो क्या करेंगे यहाँ पर? वो वो एक के बाद एक कमजोर शासकों का उदय होगा यहाँ पर। तो इसी बात का फायदा उठाकर क्या होगा? अंग्रेज इसी बात का फायदा उठाएंगे यहाँ पर। क्योंकि इस टाइम पर क्या होगा? देखो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो जाती है, जबकि 1607 में जहांगीर क्या कर देता है? परमिशन दे देता है इनको। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो जाती है। तो वहाँ पर हम मिडे मॉडर्न जो हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में अच्छे से देखेंगे, अंग्रेजों के बारे में। उसके बाद में मुगलकालीन शासन प्रणाली। तो मुगलकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? किस आधार पर ये शासन करते थे? इनका बेस क्या था? मौलिक कर्तव्य क्या था? कि किस तरीके की ये शासन प्रणाली को, किस तरह की शासन पद्धति को ये अपने यहाँ पर अपनाते थे, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। और फिर उसके बाद में देखेंगे उत्तर मुगलकालीन बादशाह। कौन कौन थे उत्तर मुगलकालीन बादशाह? देखो, ये पॉइंट जो है ये मिडेवल का एंड का और ये मॉडर्न के प्रारंभ का शुरू होता है। इसी वजह से क्या होगा? इसे हम मॉडर्न में भी पढ़ सकते हैं उत्तर मुगलकालीन बादशाहों को, और इसे हम मिडेवल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो, धीरे धीरे क्या होगा? कुछ राजवंश अलग होंगे, जैसे सल्तनत काल में जैसे जैसे सत्ता क्या होगी? केंद्रीकरण जो होगा, सत्ता का केंद्रीकरण जो होगा, उसमें कमजोर शासक आएंगे। यदि शासक कमजोर आ गए तो वहां पर क्या होगा? कमजोर शासकों के आने के कारण ही जो आसपास के सामंत थे, जो क्षेत्रीय राजा थे, वे अपने आप को क्या कर लेंगे? स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। जैसे बहमनी साम्राज्य, ये दिल्ली सल्तनत में हो रहा है सब कुछ। बरार, अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, विजयनगर, ये सब के सब क्या होंगे? अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। और इसी बीच में क्या होगा? कुछ को तो जो मुगल बादशाह आएंगे, जैसे अकबर, जहांगीर, जबकि औरंगजेब, ये सब क्या करेंगे? इनको अपने साम्राज्य में मिलाने का पूरा सा भरकस प्रयास करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत को ये पूरी तरीके से जीतने में असफल रहे होंगे, पूरे सभी के सभी। और इसी विजयनगर साम्राज्य में देखो, जब तुगलक वंश में था मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का के द्वारा आजाद कर दिया जाएगा। आजादी की घोषणा कर दी जाएगी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे,
तो यहीं पर ही संगम वंश की नींव डालेंगे, हरिहर और बुक्का दोनों अपने अपने पिता। उनका नाम था संग्राम सिंह, तो संग्राम मतलब संग्राम के नाम पर संगम वंश की स्थापना करेंगे। उसी के बाद में विजयनगर साम्राज्य में क्या होगा, सुल्लू वंश आएगा, उसके बाद में तुल्लु वंश आएगा, और उसके बाद में आएगा आपका अरिवाडु वंश। तो 4 वंश लगेंगे यहाँ पर। तो इनका आप क्रम भी याद रखना, संगम, सुल्लु, तुल्लु और अरिवाडु। इनको मैं आपको क्रम से ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल, पूरी तरीके से। नेक्स्ट, फिर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कौन-कौन करेंगे? जैसे और भी देखो, जैसे जौनपुर स्वतंत्र हो जाएगा, मेवाड़ स्वतंत्र हो जाएगा, बंगाल भी स्वतंत्र होगा, मालवा, कश्मीर, गुजरात और खानदेश, ये सब के सब क्या होंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा, और फिर मराठों का प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखो मराठों को हम 2 बार पढ़ेंगे, एक तो मिडिवल हिस्ट्री में इनका प्रारंभिक इतिहास कैसा रहेगा, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इनको अच्छा खासा देखेंगे मराठों को, वहां तो उनका इनके ऊपर पूरा टॉपिक ही है। और यदि आप मेंस में देखें तो इनके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बन चुके हैं, कई बार क्वेश्चन बने। नेक्स्ट देखेंगे सूफी संतों के बारे में, कौन कौन से सूफी संत हुए, किस सूफी संत ने किस संप्रदाय की स्थापना की, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। जैसे कुछ प्रमुख सिलसिले हैं और कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे चिश्ती संप्रदाय था। ये आप ध्यान रखना, केवल आपको इतना याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की, सुहरावर्दी सिलसिले की या संप्रदाय की स्थापना किसने की, बस इतना ही ध्यान रखना है। और कोई मेन मेन पॉइंट होगा तो उसे देख लेंगे, बाकी आप इसे मेंस के लिए छोड़ दीजिए। तो मेंस में देखेंगे तो इन्हें हम पर्टिकुलर सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और यदि ऑप्शनल की बात करें तो इन्हें वहां पर और भी डिटेल पढ़ा जाएगा। तो सुहरावर्दी सिलसिला देखेंगे, फादरी सिलसिला, उसके बाद में नक्शबंदी सिलसिला आएगा, फिर उसके बाद में आपका फिरदौसिया सिलसिला देखेंगे, और कादरिया सिलसिला मिलेगा, और सत्तारिया सिलसिला आपको मिलेगा देखें। फिर उसके बाद में हमारा बात शुरुआत होगी किसकी, भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन में देखो, ये 2022 का सवाल है, पीसीएस का। 2022 में इससे सवाल पूछा था कि इसमें से 3-4 आचार्यों को ले लिया गया और ये पूछा गया कि किससे संबंधित है। इसका द्वैतवाद किसने दिया, एक का द्वैतवाद किसने दिया। तो ये इस तरीके से सवालों को मिलान करने के लिए सवाल पूछा गया था पीसीएस 2022 में। तो अलवार संत कौन से थे, नैनार कौन से थे, शंकराचार्य कौन से थे, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानंद, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, संत रैदास, इनको रविदास भी कहा जाता है, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, फिर उसके बाद रामदेस, एकनाथ, बुकाराम और नामदेव। इनके बारे में आपको इतना कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। तो जब इतना कुछ हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये है आपका मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस, मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक स्टेप में देखो, तैयारी क्या होगी, किस तरीके से देखेंगे। पहली बार में तो हम अरबों प्लस जो तुर्कों का आक्रमण हो रहा है भारत पर, इसको एक यूनिट में कवर कर लेंगे। जो हमारी एक यूनिट होगी उसमें हम कवर कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में हमारा चलेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो हमारी यूनिट बनेगी वो बनेगी यूनिट नंबर 2, और इसे भी एक ही यूनिट में फिनिश कर देंगे। चाहे वीडियो आपकी 1.5 घंटे की बने या 2 घंटे की, एक ही वीडियो में आपको मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगा। और फिर यूनिट नंबर 3, तो वो यूनिट नंबर 3 जो होगी वो होगी आपकी मुगल वंश से संबंधित। लेकिन मुगल वंश है बड़ा, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट दूंगा मैं इसे। 2 भागों में कैसे, एक तो आपकी यूनिट नंबर चलेगी, जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 ये चलेगी आपकी बाबर से अकबर तक बढ़ा दूंगा मैं इसको, बाबर से अकबर। और उसके बाद में जो यूनिट नंबर 4 होगी वो आपकी बनेगी जहांगीर से, गिर से औरंगजेब तक। इसे मैं औरंगजेब तक पूरा करा दूंगा। उसके बाद में उत्तर, एक ही वीडियो में उत्तर मुगल कालीन सम्राट खत्म हो जाएंगे, जो आपकी यूनिट नंबर बनेगी कितनी, 4, ये 3, 4 और ये 5, ये आपके उत्तर मुगल कालीन शासन में आएगा। उसके बाद में आप जो हम पीछे देख चुके थे कि जो आपके स्वतंत्र दक्षिण भारत के राजवंश होंगे उनको एक वीडियो में समाप्त करेंगे, और जो छोटे छोटे राज्य थे जैसे जौनपुर, खानदेश वगैरह ये थे, उनको एक वीडियो में कवर कर देंगे, सातवीं में। और उसके बाद में आप देखेंगे जो सिलसिले थे, संप्रदाय थे,
मुस्लिम संप्रदाय थे, उनको एक वीडियो में कवर करेंगे, और जो आपके वैसे संप्रदाय थे जैसे शंकराचार्य के संप्रदाय थे तो उनको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद साथ भक्ति आंदोलन से संबंधित सभी को हम एक साथ कवर कर देंगे। बस उसके बाद में आपका 7 से 8 यूनिट बनेंगी आपकी इस, तो 7 से 8 दिन में आपकी जो मिडेवल हिस्ट्री है वो से हम फिनिश कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, तो देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मिडेवल हिस्ट्री की या एंशियंट हिस्ट्री की या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप किसी एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको पीडीएफ रेगुलर बेस पर डेली मिलती रहेगी। और यदि आपको देखो इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ किसकी, हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न भी है और हिस्ट्री में आपका मिडेवल भी है और एंशियंट भी है, तीनों की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप यहाँ पर भी ये भी बता सकते हैं कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी तो आपको तुरंत ही मेल पे मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी। और यदि आपको हार्ड कॉपी चाहिए कंप्लीट हिस्ट्री की, तो आपको उसके लिए कोरियर के माध्यम से आपको आपके पास उसे भेज दिया जाएगा आपके एड्रेस पर। ठीक है, तो मेल करके बताना जरूर। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो यहाँ पर आपको कंप्लीट, मैं आपको पैकेज कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी। अभी तो देखो हमारी शुरुआत है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। उसके बाद में आपको फ्री के लिए ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही मेरा टाइम, जैसे ही मैं अपने टाइम टेबल को बढ़ा दूंगा, उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो थैंक यू।